दोस्तों नमस्कार। सरकार संसद के भीतर और बाहर लड़खड़ा रही है, सीधे कहें तो हाँफ रही है। अभी तक कोई सवाल सरकार से पूछता नहीं था। पहली बार सरकार अल्पमत में है, यानी बीजेपी अपने बूते नहीं है। यह कहने की सोच मर चुकी है कि दरअसल यह मोदी सरकार है, यह एनडीए सरकार है। और एनडीए की सरकार से कोई सवाल जैसे ही पूछता है, मंत्री हाफने लगते हैं। खुद प्रधानमंत्री इस बात से दुखी हैं कि जब वो पहली बार तीसरे टर्म में भाषण दे रहे थे तो उनकी आवाज कोई सुनने को तैयार क्यों नहीं था। उन्हें उस दौर को याद करना अच्छा नहीं लगता है जब राहुल गांधी ने अडानी के साथ रिश्ते का सवाल उठाया तो उनके पूरे भाषण को ही संसद के पटल से सरकार ने गायब कर दिया। लेकिन सवाल है, ये सारी परिस्थिति एक झटके में क्यों आ गई? और तो और आरएसएस ने कहा ही नहीं था कि आप ऐसी व्यवस्था कर दीजिए जहां पर इस देश का सरकारी कर्मचारी उनकी शाखा में आने लगे। यानी जो मांग की नहीं गई उस मांग को भी सरकार ने अपने तौर पर लागू करा दिया। इसी दौर में योगी ने जो दांव हिंदू मुस्लिम को लेकर खेला, या राजनीतिक तौर पर जो वो पारदर्शिता सनातन धर्म के नाम पर चाहते थे कि कांवड़ यात्रा के दौरान जो भी दुकान पड़े उस पे उस दुकान के मालिक का नाम लिखा हो, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी रोक लगा दी। और यह रोक सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की देखा देखी तो मध्य प्रदेश भी चल निकला, उत्तराखंड भी चल निकला, लेकिन सभी जगह रोक लग गई। इन तमाम सवालों का जवाब आज कैसे दिया जाए या किस बात से कैसे शुरू किया जाए, तो शुरुआत में ही एक बात अपने जहन में रख लीजिए। यह सरकार एक आखिरी लड़ाई लड़ रही है। कैसी लड़ाई? जिसमें उसके पास पारंपरिक मुद्दे हैं। उन पारंपरिक मुद्दों के आश्रय वह अपनी पार्टी को एकजुट करना चाहती है। पार्टी की एकजुटता के साथ वह उन मुद्दों को उभारना चाहती है जिस जमीन पर ही राजनीतिक दल का जन्म हुआ। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस दौर में सब कुछ बदल गया। राजनीति बदल गई, सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां बदल गई, सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को देखने का नजरिया इस दौर में बदल गया। लोगों ने नई दृष्टि से मौजूदा राजनीति को देखना शुरू कर दिया। लोगों के जहन में यह सवाल आ गया कि उनकी अपनी उपयोगिता मौजूदा मोदी सरकार के तीसरे टर्म में कहां पर है। पहले दो टर्म यानी बीते 10 वर्ष में तो कोई सवाल जवाब होते ही नहीं थे, लेकिन अब होने लगे हैं। तो बात शुरू आज कहां से की जाए? हमें लगता है हमारी टीम ने काम किया और कहा कि शुरुआत में इस बात की जानकारी दे डालिएगा जिससे समझ में हर किसी को आ जाएगा कि दरअसल उसके जहन में बीते 10 बरस और मौजूदा वक्त की स्थिति क्या है, क्योंकि अभी 1 महीने सरकार के हुए हैं और सरकार की पोल पट्टी खुलने लगी है। तो 5 मुद्दों की पूरी लिस्ट पहले हमको थमाई गई, उसके बाद हम असल मुद्दों पर आते हैं। क्योंकि मनरेगा में मजदूरों की तादाद इस देश के उस रिकॉर्ड को भी तोड़ चुकी है जो रिकॉर्ड जब कोविड हुआ था और उसके बाद प्रवासी मजदूर घर लौटे और कहीं काम नहीं था तो उन्होंने अपना नाम रजिस्टर्ड मनरेगा मजदूरों की लिस्ट में करा लिया। और उस वक्त सरकार को मनरेगा का बजट बढ़ाना पड़ गया, यह कहते हुए कि इस देश के भीतर में कोविड है और वहां पर मजदूर बढ़े हुए हैं तो बजट बढ़ा देते हैं। लेकिन 2024 में ऐसी कोई स्थिति तो नहीं है। बावजूद इसके मनरेगा मजदूरों का पूरा नंबर जो है वह कई हिस्सों में बढ़ चुका है। दूसरी बात थी जो जीएसटी का कलेक्शन है वो गरीबों से ज्यादा है, मिडिल क्लास से ज्यादा है, लेकिन रईसों को रियायत और रायत है। क्योंकि उसका कैलकुलेशन जब सामने आता है तो पता चलता है एक तरफ 90% इस देश की जनता दे रही है टैक्स और दूसरी तरफ रईसों को राहत और रियायत है, और उनका सब हिस्सा जोड़िएगा तो भी वह 10% के पार पहुंच नहीं पाता है। जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है उसने मिडिल क्लास का खून चूस लिया है। और बीते 10 वर्ष में कैसे ये चीजें बढ़ती चली गई, और इन परिस्थितियों के बीच आरबीआई ने किया कि हमें इतना लाभ है तो 2 लाख करोड़ से ज्यादा उसने सरकार को सौंप दिए। और उसी आरबीआई के मातहत आने वाले बैंकों की किताबों में से एनपीए के आंकड़े निकाले गए और बैंकों की स्थिति यह हो गई कि वह कोई जोखिम उठा पाने की स्थिति में नहीं। क्योंकि आरबीआई तो सारा पैसा कल तक जिसे बैंक को संभालना पड़ता, कोई बैंक अगर दिवालिया हो रहा है, कहीं कोई मुश्किल है, तो जो पूंजी अपने पास रखनी थी वह पूंजी उसने सरकार को दे डाली। रोजगार दे नहीं पा रहा है बैंक, वो लगातार कम हो रहा है, निवेश के रास्ते बंद हो चले हैं।
और इन परिस्थितियों में जो पहली बार नजर आया कि डायरेक्ट टैक्स का जो रेशियो है जीडीपी का वो 54.4% है और जो इनडायरेक्ट टैक्स का रेशियो है जीडीपी को लेकर वो 45% है, यानी सीधे सरकार आपसे टैक्स ले रही है। और इतना ही नहीं, इनकम पर टैक्स 29.2% है और कॉरपोरेशन टैक्स 27.2%, यानी वह भी कम है जो पहले ज्यादा हुआ करता था। इन बातों का जिक्र सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि सरकार ने बीते 10 बरस में जो भी प्रचार के जरिए अपनी बातों को रखा है, दरअसल उसी की पोल पट्टी अब खुल रही है। और यही परिस्थितियां होती है जहां पारंपरिक तौर पर सत्ता को हमेशा पैसा चाहिए, सत्ताधारी दल के पास पूंजी चाहिए और इन सब के साथ पॉलिटिशियन को भी लगता है कि वह अगर सत्ता से जुड़ा हुआ है तो उसके पास ऐसे रास्ते खुलने चाहिए जहां से उसकी कमाई हो सके। और इसी प्रक्रिया में इस देश के भीतर में पेपर लीक का सिलसिला निकल कर आया। नीट तत्काल का उदाहरण है। सुप्रीम कोर्ट कल इस पर फैसला देगा और सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई करते करते जिन बातों का जिक्र किया उन बातों का जवाब देने की स्थिति में इस देश का नेशनल टैलेंट एकेडमी भी नहीं थी। तो फिर सॉलिसिटर जनरल कैसे होते? तो उन्होंने कल तक का वक्त मांग लिया और कल तक का वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहकर दे दिया कल फैसला हो जाएगा। यानी जिस बात को सरकार नकारती रही, इनकार करती रही, उन्हीं बातों को लेकर अपने तौर पर सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि जिस हालत में आप तर्क दे रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं है। और यही बात पार्लियामेंट के भीतर आज जब राहुल गांधी ने यह कहकर कहा कि दरअसल ये पूरा का पूरा आपका जो एग्जामिनेशन सिस्टम है ये फ्रॉड हो चला है और जिसके पास पैसा होगा वह इस पूरे सिस्टम को खरीद सकता है, यानी इतना कॉमर्शलाइजेशन हो गया है कि उसके बाद तो कुछ बचेगा नहीं। और जब ये बात कह रहे थे उस दौर में सामने प्रधानमंत्री नहीं थे, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान थे। उससे पहले सीधे तौर पर अखिलेश यादव ने कह दिया जब तक ये मंत्री रहेंगे न्याय नहीं मिलेगा। जाहिर है ये सीधी कही गई बात थी जो इससे पहले विपक्ष के नेता के तौर पर अधीर रंजन नहीं कहते थे, उससे पहले कोई पॉलिटिकल पार्टी का नेता नहीं कहता था। लेकिन इस दौर में ऐसा क्या हो गया कि पूरा सिस्टम अब खुलकर सामने आने को तैयार है। राहुल गांधी ने जो पार्लियामेंट में कहा आज बात वहीं से शुरू करते हैं। It's obvious to the whole country that there is a very serious problem in our examination system. This is not just a question of NEET, it is in all the major examinations. Now, the minister has blamed everybody except himself, right? I don't even think he understands the fundamentals of what is going on here. आप प्रश्न क्या Why we are asking some very simple questions to Honorable Minister. Number one, as this is a systemic issue, what exactly are you doing to fix this issue at a systemic level? बड़ा सीधा सा सवाल है। अगर पूरा का पूरा सिस्टम कॉमर्शलाइज्ड हो गया है यानी पैसे पर टिक गया है और सरकार इसे रोकने के लिए क्या कर रही है, अगर यह सवाल इस देश के मंत्री से पूछा जाए तो उसे क्या जवाब देना चाहिए? जवाब जो देना चाहिए उससे हटकर अगर मंत्री यह कहने लगे कि मेरी अपनी समझ, मेरा अपना कल्चर और मैं प्रधानमंत्री के मातहत यहां पर मंत्री हूं, तो मैं जो कह रहा हूं और जो कर रहा हूं वो सरकार के तहत कर रहा हूं, आपकी बात का कोई मतलब नहीं है, तो फिर इसका क्या मतलब निकाला जाए? लेकिन उससे पहले, क्या इससे पहले कभी विपक्ष के किसी नेता ने खड़े होकर कहा कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्ट्री पर रहेंगे तब तक न्याय नहीं मिलेगा? यानी दो तरफा परिस्थिति एक झटके में पार्लियामेंट के भीतर समूचे सिस्टम को खड़ा कर रही है और दूसरी तरफ मंत्री को खड़ा कर रही है। और मंत्री महोदय जो जवाब दे रहे हैं उससे पहले अखिलेश यादव की जो बातें कही गई उसको सुनिए जरा। सेंटर वाइज जिन बच्चों को सबसे ज्यादा नंबर मिले हैं क्या उसकी सूची जारी करेंगे? 30,000 सीटें जहां हैं, कई सेंटर अध्यक्ष महोदय ऐसे हैं जहां 2,000 2,500 बच्चे पास हो गए हैं। सरकारी सीटें 30,000 हैं।
कई सेंटर में 2000 से ज्यादा पास हो गए। कई प्रदेश के ऐसी जगह है जहां पर कुछ सेंटर से 600 से 650 से ज्यादा सबसे ज्यादा नंबर हैं। और अगर वो संस्था इतनी क्रेडिबल थी तो अध्यक्ष महोदय जिन सेंटर्स पे ये परीक्षा हुई उन सेंटर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था? क्या मंत्री जी ने जानकारी की थी इस बात की? अध्यक्ष महोदय, मेरे आपके माध्यम से एक ही निवेदन है कि बिना ये मंत्री जी रहेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा बच्चों को। अध्यक्ष महोदय, दरअसल अब इसके नब्ज को पकड़ने की जरूरत है, क्योंकि इस नब्ज के हिस्से में समूचा सिस्टम आ चुका है। और शायद यही वजह है कि ठीक उसी समय सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हो रही थी, जहां पर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ लगातार सवाल कर रहे थे कि दरअसल ये पूरा का पूरा मामला जिस तरीके से उभरा है उसने इस देश के पूरे एग्जामिनेशन प्रोसेस को लेकर और जो एंट्री है उसको लेकर इतने सवालों को खड़ा कर दिया है कि रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। और मसला सिर्फ ये नहीं है कि किसी एक सवाल का दो जवाब हो तो क्या हो, तो इसके लिए तो आईआईटी की कमेटी बन जाएगी जो बना दी उन्होंने। लेकिन सवाल था कि एक तरफ मंत्री महोदय पार्लियामेंट के भीतर, दूसरी तरफ सॉलिसिटर जनरल सुप्रीम कोर्ट के भीतर, दोनों की परिस्थिति कमोवेश एक सरीखी। यहां पर मंत्री महोदय जवाब नहीं दे पा रहे और वहां पर सॉलिसिटर जनरल जवाब देने के लिए एक दिन का वक्त और मांग रहे हैं। तो वहां पर वक्त दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन पार्लियामेंट के भीतर के जवाब ने बहुत सारी परतों को खोल कर रख दिया कि आखिर ये सरकार के सामने कौन सी मुश्किल है। और बीते 10 बरस की जो ट्रेनिंग थी, जहां बहुमत था और पार्लियामेंट भी अपने इशारों पर बीजेपी चलाती थी या मोदी सरकार चलाती थी, अब उसके सामने अगर विपक्ष खड़ा है तो फिर मंत्री क्या कहे? मेरे जो शिक्षा है, मेरे जो संस्कार है, मेरे जो सामाजिक जीवन है, मेरे को मेरे राज्य की, मेरे सूबे की जनता की स्वीकृति मिली है। मैं किसी की, मेरे बौद्धिक और मेरे संस्कार की सर्टिफिकेट मेरे को सारी सदन में किसी से नहीं चाहिए। देश की प्रजातंत्र में चुन के मेरे नेता प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री की भूमिका दिया है। मैं उनकी निर्णय से यहाँ उत्तर दे रहा हूँ सदन को। बाकी ये कहना चिल्लाने से सच झूठ नहीं हो जाएगा साहब। ये जो कहा गया देश की अभी की एग्जामिनेशन सिस्टम रबिश है सर, इससे दुर्भाग्यजनक बयान देश की नेता प्रतिपक्ष का कुछ नहीं हो सकता है सर। मैं कठोर शब्द से इसको निंदा करता हूं। यानी मंत्री की समूची ताकत प्रधानमंत्री की हथेली में है और प्रधानमंत्री अपने तौर पर अगर संसद शुरू होने से ऐन पहले इस बात का जिक्र करने लगे कि मैं जब भाषण देने खड़ा हुआ, यानी इस देश का प्रधानमंत्री जब भाषण देने खड़ा हुआ, उस समय अगर सामने नारे लगते रहे तो यह तो प्रधानमंत्री के गला घोटने की परिस्थिति है कि आप उन्हें बोलने ना दीजिए। लेकिन सवाल है प्रधानमंत्री को यह क्यों कहना पड़ा? इस दौर में सरकार अपने जरिए जिन मुद्दों को ला रही है वह मुद्दे ना तो पुरानी तर्ज पर आ सकते हैं और ना ही राजनीतिक तौर पर वो पुराने तौर तरीकों से टिक भी सकते हैं, क्योंकि यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें सरकार बैसाखी पर है। और बैसाखी की सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि जो बैसाखी है, कल को अगर उसी ने सवाल खड़ा कर दिया पार्लियामेंट के भीतर तो एक क्षण में सरकार धरधरा कर गिर जाएगी। इसीलिए संभल कर, सहज होकर, लोकतंत्र की दुहाई देकर, संविधान का जिक्र करके इस दौर में बहुत सारी बातें कही जा रही है। लेकिन मामला तो यह है कि पूरी की पूरी ट्रेनिंग उन 10 वर्षों की है जहां पर सत्ता ने अपने अनुकूल हर चीज को देखा, भोगा और समझा है। और शायद यही वजह है कि जब उत्तर प्रदेश में एक बड़ा निर्णय यह कहकर लिया गया कि हर दुकान वाले को अपनी दुकान के सामने अपना नाम लिखना पड़ेगा, और आज सुप्रीम कोर्ट में जब उस मामले की सुनवाई हो रही थी, 3 PIL दाखिल की गई थी 3 अलग अलग लोगों के जरिए, और उनके जरिए जो सवाल था वो सवाल बहुत मौजूद था। इस देश के भीतर में अपनी पहचान बताकर ही आप बिजनेस कर सकते हैं, और पहचान के आश्रय अगर राजनीति इस देश के भीतर समाज में एक मोटी लकीर खींचने की स्थिति में आ जाए तो इस देश के व्यक्ति क्या करे। और संवैधानिक तौर पर सुप्रीम कोर्ट जब इस बात की व्याख्या कर रहा था तो ऋषिकेश रॉय, जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस SVN भट्टी
ध्यान दीजिए, यहां पर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ नहीं थे, लेकिन कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का अपना चरित्र जो होता है फैसलों को लेकर, अक्सर चीफ जस्टिस की पूरी सोच के इर्द गिर्द घुमड़ता है। और चंद्रचूड़ के दौर में जो भी फैसले जिस रूप में निकले या कुछ टले, या जिन परिस्थितियों के साथ बात सामने आ रही है, उसमें सुप्रीम कोर्ट को भी इस बात का एहसास हो चला है कि राजनीतिक तौर पर लिए गए फैसले इस देश के समाज को अगर प्रभावित करते हैं और संवैधानिक तौर पर वो अगर गलत है तो फैसला तो देना पड़ेगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने आज यह भी कह दिया कि क्या यह कहा जा सकता है कि जो चीजें बेची जा रही है किसी दुकान पर, उस दुकान के व्यक्ति का नाम सामने है, लेकिन वो दुकान में जहां से सामान को लेकर आया या जिसने उस सामान को बनाया या उस सामान को बनाने से पहले जिस किसान ने खेती की, क्या उनकी भी नाम को सामने रखना होगा? ऐसी स्थिति इस देश के भीतर आ गई है क्या? और इसका कोई जवाब किसी के पास था नहीं। यानी राजनीतिक तौर पर इस देश के भीतर में जो राजनीतिक निर्णय पहली बार लिए जा रहे हैं वह इस देश के सामाजिक समीकरणों से एक पॉलिटिकल खिलवाड़ है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन के राइट हैं उनको भी डिगा रहा है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा कि अब इस पर रोक लग जानी चाहिए, और यह हम अंतरिम आपको आदेश दे रहे हैं। और यह रोक तुरंत ही उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में और मध्य प्रदेश में लग गई। लेकिन सवाल तो प्रधानमंत्री का है कि आज उन्हें यह कहने की जरूरत क्यों पड़ गई कि मैं जब कह रहा था तो उस दौर में मुझे कहने नहीं दिया गया और मेरी आवाज को कुछ ऐसे दबाया जा रहा था जैसे गला घोट दिया गया हो। तो हमें लगता है उनकी बात सुनने से पहले एक बात और समझिए। इसी दौर में अगर हिंदू मुस्लिम की परिस्थिति उत्तर प्रदेश की सियासत को साधने के लिए एक फैसले के तौर पर मुजफ्फरनगर के एक अधिकारी के जरिए निकली और वो राज्य के कानून में तब्दील हो गई, तो उसका दूसरा रूप यह भी है कि 1966 में जब प्रतिबंध लगाया गया था कि इस देश के भीतर में सरकारी कर्मचारी यह ना बताए कि वह किससे जुड़ा हुआ है, अन्यथा राजनीतिक तौर पर वो बटा हुआ दिखाई देगा। और जो सरकारें किसी पॉलिटिकल पार्टी की होती है या उस पॉलिटिकल पार्टी के जुड़े हुए किसी संगठन की होती है, और सरकारी कर्मचारी अगर खुले तौर पर इसको बताने लगे कि हम उस संगठन से जुड़े हैं, उस पार्टी से जुड़े हैं, तो फिर ऐसे में विपक्ष को यह लगेगा कि दरअसल ये पूरी परिस्थिति में सरकार भी बटा हुआ काम कर रही है। तो 1966 में इस पर रोक लग गई थी। लेकिन ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि आरएसएस के साथ जो लोग शामिल थे उन पर जो रोक लगी, उस रोक को हटाने का फैसला इतने वर्षों के बाद किया गया। यानी 1966 के बाद से जोड़ते चले जाइए और 2024 में आकर आप खड़े हो जाइए। इतने वर्षों के बाद उस पूरे प्रतिबंध को हटाने के लिए सरकार ने एक बाकायदा विज्ञप्ति जारी कर दी सरकार की तरफ से, जिसमें कहा गया अब आप आरएसएस की शाखाओं में जा सकते हैं। हमें लगता है पहले ये दोनों आपको पत्र देखने चाहिए, एक 1966 का है और दूसरा अभी का है। ये दोनों परिस्थिति को पहले समझिए कि सरकार को ये कहने की जरूरत क्यों पड़ गई, जबकि हमने जो जानकारी हासिल की आरएसएस इससे खुश होगी वो तो अलग मसला है, लेकिन आरएसएस ने कोई मांग नहीं की थी कि आप ऐसा करिए। फिर भी अगर सरकार सक्रिय हो गई और आप कहेंगे कि आरएसएस से निकले हुए प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही तो हैं, तो प्रचारक तो अटल बिहारी वाजपेयी भी निकले थे, और प्रचारक के तौर पर तो प्रधानमंत्री मोदी आज नहीं 2014 में बने थे। तो 10 बरस का वक्त उन्होंने क्यों लिया? क्या एक ऐसे मोड़ पर वो खड़े हैं जहां सरकार कमजोर है, जहां पर सरकार कोई निर्णय ले पाने की स्थिति में अब भटक रही है, और उसको वही ताकत संघ की चाहिए, वही बीजेपी के कार्यकर्ता की ताकत चाहिए, बीजेपी के तमाम ऑर्गेनाइजेशन, संघ के तमाम ऑर्गेनाइजेशन का साथ चाहिए। इसीलिए यह एक के बाद एक दांव चला जा रहा है। लेकिन पहले उस पन्ने को देखिए। यानी इस देश का सरकारी कर्मचारी अब सरकार में काम करते हुए यह खुले तौर पर बतला सकता है कि हां मैं आरएसएस से जुड़ा हूं। यानी कल तक इस बात का जिक्र हो रहा था कि इस देश के तमाम वीसी आरएसएस से जुड़े हुए हैं, तभी उन्हें वीसी बनाया गया।
राज्यपालों की तादाद तो एक अलग मसला है, वो पॉलिटिकल तौर पर नियुक्ति हुई, लेकिन तमाम संस्थानों के भीतर यहां की एचआरडी मिनिस्ट्री में सबसे ज्यादा आरएसएस के लोग क्यों आ गए और तमाम संस्थानों में संघ से जुड़े होने का सर्टिफिकेट देकर कोई शामिल होते चला जा रहा है, तो यह राजनीतिक तौर पर भारत की एक नई परिस्थिति है। लेकिन यह दांव क्यों खेला जा रहा है? कहते हैं कमजोर ये दांव खेलते हैं, और शायद इसी वजह से इस देश के उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब जो राज्यसभा के भीतर खुले तौर पर यह कहने से नहीं कतराते हैं कि मैंने 25 बरस पहले आरएसएस के एकलव्य के तौर पर शपथ ले ली थी। यानी अगर आप आरएसएस से जुड़े हुए हैं तो मौजूदा मोदी सत्ता या सरकार के करीब आप हो सकते हैं, लेकिन इस देश को चलाने की परिस्थिति में अभी तक जब पेपर लीक हो रहे थे और नियुक्तियां इस देश में हो रही थी, तब यह सवाल था कि दरअसल मेरिट पर ध्यान कौन देगा। जो सरकार और सत्ता के साथ है उसकी नियुक्ति होती चली जा रही है, और एक नई परिस्थिति यह निकल कर आई जहां पर आरएसएस की ताकत इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी को चाहिए, क्योंकि वो राजनीतिक तौर पर सबसे कमजोर हो चले हैं। तो उनकी उस जरूरतों के मद्देनजर अब वो चाहते हैं कि मुद्दे कहीं अलग जाएं, वो मनरेगा में नहीं जाएं, वो टैक्स में नहीं जाएं, वो इस रूप में ना जाएं कि इस देश के भीतर में कॉरपोरेट को कितनी राहत रियायत है, वो बाकी तमाम परिस्थिति को भूल जाएं कि हमारी अर्थव्यवस्था कैसे डामाडोल है, कैसे इन परिस्थिति में राजनीति साधने की सोच है। और शायद यही वो वजह है जो आज प्रधानमंत्री ने कहा कि देखिए 2.5 घंटे मेरा गला घोंट दिया गया। जो पहला सत्र था, 140 करोड़ देशवासियों ने बहुमत के साथ जिस सरकार को सेवा करने का हुक्म किया है देशवासियों ने, उसकी आवाज को कुचलने का अलोकतांत्रिक प्रयास हुआ। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है, और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है, दिल में दर्द तक नहीं है। दरअसल सवाल सिर्फ प्रधानमंत्री भर का नहीं है। प्रधानमंत्री भी तो एक पद है, एक चेहरा है, राजनीतिक तौर पर सफल चेहरा है, और दूसरी तरफ धर्मेंद्र प्रधान भी तो एक मंत्री ही हैं। दरअसल ये पूरी सरकार 1 महीने में क्यों हाफने लगी है, उसके पीछे का असल सच यही है कि राजनीतिक तौर पर अब इनके सामने यही चुनौती है कि जो मौजूदा स्थिति है इसको भी बरकरार कैसे रखा जाए। और यह मिथ कभी भी टूट सकता है, और खास तौर से महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव परिणाम, जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं कि इन चुनाव परिणामों के जरिए तय हो जाएगा कि उम्र मोदी सरकार की कितनी है, और बीजेपी के भीतर प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा अब बिल्कुल नहीं चलेगा या कुछ दिन और रखा जाए मुखौटे के तौर पर, यह भी एक सवाल है। और राजनीतिक तौर पर जब पूरी सरकार डगमगाती है तो सवाल गवर्नेंस का नहीं होता है, सवाल तो कुछ भी कह देने का होता है। और कुछ भी कह देने का मतलब क्या हो सकता है, यह सिर्फ आप कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि देश के गृह मंत्री अमित शाह जो तमाम राजनीति को साधने में माहिर लगते हैं, वो कल पुणे में थे। अब आप कल्पना कीजिए कि सरकार जिसको इस देश में सबसे बड़ा सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित करती हो, उसी शख्स को सरकार कहे यह सबसे बड़ा करप्ट आदमी है, तो आप क्या कहेंगे? हम किसी दूसरे का नाम नहीं ले रहे हैं। जो नाम देश के गृह मंत्री अमित शाह ने पुणे में भाषण देते वक्त कहा, उसी नाम का जिक्र कर रहे, नाम है शरद पवार। सुन लीजिए। और भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हैं। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सरगना भारत की राजनीति में है तो शरद पवार है, इसमें मेरे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं। आप क्या आरोप कर रहे हो हम पर? इस देश में कोई भी सरकार में भ्रष्टाचार को संस्थागत करने का काम, इंस्टीट्यूशनलाइज करने का काम अगर किसी ने किया तो शरद पवार आपने किया है, मैं डंके की चोट पर कहकर दे। आप भी सोच के ठहाका लगा रहे होंगे, क्योंकि इससे पहले प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र में ही चुनावी रैली में ही भाषण में अजीत पवार का जिक्र किया था और सबसे करप्ट बतलाया था, और 48 घंटों के बाद वही अजीत पवार
बीजेपी में शामिल हो गए और अब शरद पवार का ये नाम ले रहे हैं और जिनको इन्होंने सम्मानित किया है। इस सरकार के सामने मौजूदा वक्त में 3 सबसे बड़ी मुश्किल परिस्थितियां आकर अटक चुकी है। पहली बात तो यह है कि जिस राजनीति को साधते हुए प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे, गुजरात से निकलकर दिल्ली तक पहुंचे, वो पारंपरिक रास्ता भारत की राजनीति में खत्म हो चला है। तो उसका कोई उपाय इस दौर में प्रधानमंत्री मोदी को खुद को टिकाए रखने के लिए बनाना है। दूसरा सवाल, जो नए प्रयोग करने हैं वो नए प्रयोग नहीं हो रहे हैं, पुराने ही प्रयोग नए तरीके से रखने की कोशिश में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह या इनकी पूरी गवर्नेंस के तौर तरीके उन्हीं मुद्दों को उठा रहे हैं जिसके जरिए आरएसएस को साधा जा सके, बीजेपी को एकजुट रखा सके और खुद की कुर्सी को बरकरार रखा जा सके। उस रास्ते में लगातार गलतियां एक के बाद एक हो रही है, क्योंकि हर दांव उल्टा इसलिए पड़ रहा है क्योंकि अब सीधा सवाल पार्लियामेंट के भीतर विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी कर रहे हैं। कांग्रेस के बाद दूसरी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर अखिलेश यादव खड़े चले हैं। तीसरी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर टीएमसी यानी ममता बनर्जी की पार्टी आकर खड़ी है। चौथी बड़ी पार्टी के तौर पर डीएमके यानी स्टालिन आकर खड़े हैं। इन परिस्थितियों के भीतर बीजेपी अपने तौर पर कैसे साधेगी, क्योंकि उसे पता है जो एनडीए के नेचुरल सहयोगी थे उन नेचुरल सहयोगियों की कोई हिम्मत और ताकत नहीं है। जिनके पास ताकत है उसमें नीतीश कुमार कभी इधर कभी उधर रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू कभी इधर कभी उधर रहे हैं, तो दोनों कभी इधर और कभी उधर चले जाएंगे तो यह सरकार ढहढहाकर गिर जाएगी। तो कहां कैसे साधना है इस मुश्किल हालात में। आज यह कहना पड़ गया कि हम विशेष राज्य का दर्जा बिहार को नहीं दे सकते हैं और सरकार के मंत्री ने लिखित जवाब में यह बात कह डाली। यानी जो पूरा प्रयास बिहार को लेकर नीतीश कुमार की पूरी राजनीति जो रची बसी गई, आज उसकी भी हवा उसी पार्लियामेंट के भीतर निकल गई, जिस पार्लियामेंट के जरिए सहयोगी के तौर पर नीतीश और चंद्रबाबू मानकर चलते हैं कि दरअसल वो अपनी बातों को मनवा लेंगे, लेकिन संभव नहीं है क्योंकि इन्हें अपनी पारंपरिक राजनीति को पहले साधना है जिससे गद्दी अपने पॉलिटिकल पार्टी के भीतर तो बनी रह जाए। ये दूसरा सवाल था। और तीसरा सबसे बड़ा सवाल है, इस पूरी परिस्थिति में क्या बीते 10 बरस में जो कुछ भी बताया गया और जिस तर्ज पर बताया जा रहा था, जो प्रचार के आश्रय था, मीडिया के भोंपू के आश्रय था, अपने तौर पर सब काम कर रहा था, वो पूरा अगर एक एक परतों के आश्रय खुलने लगेगा तो क्या उसके भीतर का सच इस देश की सबसे बड़ी त्रासदी के तौर पर होगा, जो आर्थिक क्षेत्र में होगा, जो सामाजिक क्षेत्र में होगा, जो गवर्नेंस के तौर पर होगा, जो इस देश की बैंकिंग अवस्था से जुड़ा हुआ होगा, जो इस देश के एजुकेशन से जुड़ा होगा, जो हेल्थ सेक्टर से जुड़ा होगा, जो मोनेटाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के पैसे को बनाने की पूरी प्रक्रिया है और कॉरपोरेट के साथ खड़े होने की सोच है, वो पूरा सब कुछ खुल जाएगा क्या? ये तीसरा सवाल सरकार को डरा रहा है और वो इसीलिए दाएं बाएं ऐसे मुद्दों को उठाकर सामने रखना चाहती है, इसी में किसी तरीके से कुछ वक्त और मिल जाए, कुछ वक्त और गुजर जाए। यानी जब तक हो सके सत्ता का उपभोग किया जा सके। सत्ता का मतलब टैक्स पेयर और इस देश का वो पैसा है जिस पे हक इस देश के आम लोगों का है, जनता का है। लेकिन सरकार जब मदमस्त होती है और जब वह मदमस्ती को ही गवर्नेंस मान लेती है तो क्या होता है, यह सब कुछ आंखों के सामने हो चला है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।